ब्रायन कोबर्गर उम्र कैद में हैं, लेकिन इसे बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या उनके पास मौका है? क्या उनके लिए ये बहुत मुश्किल है? ये ऐसा होगा जैसे मैं पहली बार बिना रस्सी और ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करूं। और सोचिए क्या, कोबर्गर के समर्थन में लोग जुट रहे हैं और वे उन्हें पैसे भेज रहे हैं। मैं आपको उनके सबसे बड़े मददगार का नाम बताऊंगी। मैं एंजेनेट लेवी हूँ, ये है क्राइम फिक्स। ब्रायन कोबर्गर को 4 उम्र कैद की सजा मिली है। आप सोच सकते हैं कि खुले कोर्ट में खड़े होकर, दायां हाथ उठाकर सच बोलने की कसम खाने और यूनिवर्सिटी ऑफ आइडाहो के 4 छात्रों की हत्या कबूलने के बाद वो जेल जाएगा और आप फिर उसके बारे में नहीं सुनेंगे। मैडी मोगन, केली गॉन्साल्वेज, ईथन शेपन और जाना कुर्नोटाल के परिवारों को यही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ब्रायन कोबर्गर ने साफ किया है कि वो अभी कहीं नहीं जा रहा और चुप भी नहीं रहेगा। देश भर में कई लोग मानते हैं कि ब्रायन कोबर्गर दोषी है। उसने खुद कहा था कि वो दोषी है। लेकिन अब कोबर्गर, जिसे 4 उम्र कैद और 10 साल सेंधमारी के लिए सजा मिली थी, 1 साल से ज्यादा समय बाद कोबर्गर ने आरा काउंटी की अदालतों में दोष सिद्धि के बाद राहत की याचिका दायर की है। उसने कहा कि कबूलनामे के लिए मजबूर किया गया और कानूनी टीम ने झूठे वादे किए। दावा है कि पक्ष में जाने वाले सबूतों के बारे में नहीं बताया गया। एक दावा है कि ईथन चेपन के हाथ में अज्ञात बाल थे, पर यह विवादित है कि वो सच में बाल थे या नहीं। कोबर्गर ने कहा कि वकीलों ने उसे बताया था कि उसे मौत की सजा मिलेगी और डेथ रो की हालत खराब है। कोबर्गर ने लिखा, उम्र कैद से याचिकाकर्ता को तुरंत क्या मिलेगा, इसे लेकर किए गए वादे और इडाहो के डेथ रो का चित्रण पूरी तरह गलत था, जिसमें वकील के असली 8x8 डेथ रो सेल के दौरे का भयानक अनुभव भी शामिल था। याचिकाकर्ता और उसके परिवार को ये सब वकील के जरिए कथित तौर पर आइडाहो सुधार विभाग ने बताया। ये प्ली अग्रीमेंट करवाने के लिए दी गई धमकियों और वादों को दर्शाता है। ब्रायन कोबर्गर को 23 जुलाई 2025 को सजा सुनाई गई और उसी दिन इडाहो की अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में लाया गया, जहां वो अब तक है। वह कैदी नंबर 1,63,214 है। वह दिन में 23 घंटे अपनी कोठरी में अकेले बिताता है। उसने शिकायतें दर्ज कराई हैं कि अन्य कैदी उसे परेशान कर रहे हैं और जब से वह वहां आया है, उसे कई लोगों ने पैसे भेजे हैं। उसका सबसे बड़ा योगदानकर्ता उसकी मां मैरी एन कोबर्गर। कोबर्गर ने सजा के बाद की याचिका आंशिक भुगतान योजना पर चलाने की मांग की है और जेल से वित्तीय रिकॉर्ड भी लगाए हैं। उन रिकॉर्ड से पता चलता है कि जेल पहुंचने के 1 हफ्ते के भीतर 6 लोगों ने उसके कीफ कमिजरी खाते में पैसे जमा किए। कोबर्गर की मां ने सबसे बड़ी राशि $300 जमा की। वास्तव में कोबर्गर की मां ने लगातार पैसे जमा किए। जेल में पहले महीने उन्होंने उसके खाते में $700 डाले। कैद के बाद ब्रायन कोबर्गर की मां ने उसके कमिसरी खाते में $9,200 से ज्यादा जमा किए। क्या ये बहुत ज्यादा है? मुझे भी ऐसा लगता है। आगे इस पर बात करेंगे। बाकी जमा राशि उसके समर्थकों की तरफ से आई है। पिछले 1 साल में ब्रायन कोबर्गर के खाते में कुल जमा राशि $10,812 रही है। खर्चों की कुल राशि $10,635 और 10 सेंट रही। इस महीने की शुरुआत में उसके खाते में $177 और 3 सेंट थे। इसमें शायद वह 20% शामिल नहीं है जो राज्य पीड़ितों के मुआवजे के लिए लेता है। तो कोबर्गर क्या खरीद सकता है? जेल की वेबसाइट के अनुसार एडाहो सुधार विभाग की जेलों और सामुदायिक कार्य केंद्रों में रखे गए निवासी जेल कमिश्नरी के माध्यम से अतिरिक्त स्वच्छता उत्पाद, खाना, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े खरीद सकते हैं। कमिश्नरी सामान कीफ कमिश्नरी नेटवर्क के साथ अनुबंध के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। हर सुविधा को अपनी कमिश्नरी मेन्यू को अपनी सुरक्षा स्तर की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करने की सुविधा होती है। निवासी अपने खातों से साप्ताहिक रूप से उत्पाद ऑर्डर कर सकते हैं, जो हर सुविधा में हफ्ते में एक बार वितरित होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे, कीफ कमिश्नरी त्वचा व बाल देखभाल, विटामिन, डिओड्रेंट, टूथपेस्ट और सप्लीमेंट्स जैसे कई उत्पाद पेश करता है। कीफ ग्रुप की वेबसाइट ये जानकारी देती है। कपड़ों में जीन्स, शर्ट्स, शॉर्ट्स, स्वेट्स, अंडरवेयर, जूते, बूट्स हैं और टेलीविजन, टाइपराइटर, सीडी प्लेयर, पोर्टेबल रेडियो, हेडफोन भी विकल्प हैं और पंखे, स्नैक्स भी उपलब्ध हैं।
तो ब्रायन कोबर्गर की जेल की वित्तीय जानकारी से जुड़े इन रिकॉर्ड्स को देखने के लिए मैं डॉक्टर ड्वेन हेंड्रिक्स को बुलाना चाहती हूँ, जो पूर्व संघीय जेल वार्डन हैं और इन चीजों को बेहतर समझा सकते हैं। डॉक्टर हेंड्रिक्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद एंजिला। अनेक आपके साथ होना हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, आपको भी। चलिए इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। जब मैंने ये आंकड़ा देखा, ब्रायन कोबर्गर के कमिजरी अकाउंट में उनकी कैद के बाद से जितनी रकम जमा हुई है, मैं हैरान रह गई। अब ये $10,000 से भी ज्यादा हो गया है और ये सिर्फ पहला साल है। साल। और उन्होंने उसका लगभग सब खर्च भी कर दिया है। रिकॉर्ड्स के अनुसार अब उनके पास सिर्फ $177 बचे हैं। $10,000 से ज्यादा की ये रकम क्या एक साल के भीतर ऐसे किसी खाते में जमा होने के लिए ये बहुत ज्यादा रकम है? हाँ, हाँ और नहीं। और फिर से ये कैदी पर निर्भर करता है, उनकी आर्थिक स्थिति जेल जाने से पहले कैसी थी और साथ ही परिवार, दोस्त और वे समर्थक जो जेल के अंदर बंद उस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि औसतन फेडरल सिस्टम में कैदियों के पास जो औसत पैसा होता है, किसी भी समय उनके पास $500 से कम ही होता है। और इसमें वो पैसा भी शामिल है जो वे जेल में काम करके कमाते हैं। ज्यादा कैदी 30-40 सेंट प्रति घंटा कमाते हैं। ये उनके काम पर निर्भर करता है। ऐसे में इस कैदी के लिए $10,000 की जमा राशि काफी ज्यादा है, क्योंकि आमतौर पर कैदियों की आमदनी कम होती है। आप जानते हैं, अपने खाते में किसी भी समय लगभग $500 ही रखते हैं। और कैदी अपने खाते में ज्यादा पैसे रखने से बचने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उन पर ज्यादा जुर्माना, मुआवजा और कोर्ट की फीस देनी हो, तो क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आपके खाते में होगा, उतना ही ज्यादा पैसा उन जुर्मानों और मुआवजे के लिए कट जाएगा। और राज्य उसके कैंटीन खाते से मुआवजे के लिए हिस्सा काट लेता हाँ, है। हाँ, मुझे लगता है उनकी नीति के अनुसार ये लगभग 20 से 25% के आसपास होना चाहिए। और आमतौर पर कैदी अपने काउंसलर या केस मैनेजर के साथ भुगतान योजना बनाते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी समय वह राशि निकाली जा रही है। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ, कैदी बहुत नाराज हो जाते हैं अगर उन्हें मान लीजिए उनके खाते में एक साथ बड़ी रकम आ गई और फिर वे वापस आकर कहते हैं, अरे भाई, किसी ने मुझे, जानते हो, $2,000 भेजे हैं, आपने मेरे खाते से 200-400 डॉलर क्यों निकाले? तुम्हारी भुगतान योजना तय है। और जब पैसे आते हैं तो वे निकल जाते हैं। तो 10,000 पर गणित, 10,000 में से 20, 10,000, 20 मील, हाँ। हाँ, $200। तो आप जानते हैं, जब हम ये गणना करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि ये 10,000 इसमें शामिल नहीं है। सही है, बिल्कुल। और रिकॉर्ड्स को देख के ये ठीक से नहीं दिखाता। आप जानती हैं अभी वो उन कोर्ट खर्चों और जुर्मानों के साथ कहाँ है, जो उसे चुकाने हैं। और इसके अलावा मैंने वो याचिका भी देखी जिसमें वो कह रहा है कि उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि अब उसके खाते में, उसके कमिश्नरी खाते में सिर्फ 177 बचे हैं। इसमें वो भी शामिल नहीं है जो फ़ोन कॉल्स और वीडियो विज़िट्स पर खर्च हो रहा है। तो हो सकता है कि और भी पैसे दान किए जा रहे हों। सिर्फ माँ ही पैसे दान नहीं कर रही हैं। मैं उन्हें माँ कहती हूँ क्योंकि उनके फ़ोन में नाम माँ पापा सेव था। वे उनके जीवन का केंद्र थे। और भी लोग हैं जो दान और कमिश्री में योगदान दे रहे हैं। हाँ, इस मामले की हाई प्रोफाइल प्रकृति के कारण कभी-कभी हमें इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। खासकर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे 4 कॉलेज छात्रों की बहुत ही जघन्य और हिंसक तरीके से हत्या करने का दोषी ठहराया गया हो, कि उसे इतना ध्यान मिलेगा कि उसके परिवार, दोस्त या करीबी सहयोगियों के अलावा भी दूसरे लोग उसकी मदद करेंगे। इस मामले से पहले ऐसे लोग वास्तव में उसकी फंडिंग में योगदान देंगे, ये सोचना भी मुश्किल था। तो ऐसा होता है, ज़ाहिर है। और फिर आप जानते हैं, और मुझे लगता है कि आइडाहो सुधार विभाग भी ये निगरानी करता है कि व्यक्तिगत कैदियों के खातों में कौन फंड्स दे रहा है। क्योंकि कई बार अन्य कैदियों के परिवार या दोस्त भी उनके खातों में पैसे डाल देते हैं, खासकर जब कर्ज वसूलना हो, चाहे वो जुए या उगाही जैसी किसी गतिविधि से जुड़ा हो।
मुझे लगता है कि वे देख रहे हैं कि ये लोग कौन हैं। क्या ये सिर्फ प्रशंसक हैं? क्या ये सिर्फ उसे पैसे दे रहे हैं? या दूसरे कैदियों को भी पैसे दे रहे हैं ताकि वे इसका इस्तेमाल जानकारी जुटाने में कर सकें? क्या इन पैसों के कैदियों के खातों में आने के पीछे कोई गलत मंशा है? खासकर अगर वे जेल में दूसरे कैदियों के खातों में भी पैसे डाल रहे हैं। और आखिरी जानकारी के अनुसार उस दिन में 23 घंटे उसकी कोठरी में रखा जा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं वहां कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सही है। शायद उसे बाहर यार्ड में 1 घंटा मिलता है, आप जानती हैं, हर दिन अगर वो चाहे तो। और फिर उसे उस जगह तक सुरक्षा के साथ ले जाया जाता है। तो हमें नहीं पता कि वो बाकी कैदियों के साथ कितना घुल मिल रहा है, या उसने वहां किसी से कोई जान पहचान बनाई है या नहीं, या अगर लाटा काउंटी जेल में वो दिन भर माँ से वीडियो कॉल पर बात करता था। शायद ये दोनों का थोड़ा-थोड़ा या उन सब चीज़ों का मिश्रण है। ये इस पे निर्भर करता है कि कौन सेल ब्लॉक में शिफ्ट हो रहा है, उसके आस-पास कौन है, उसके सामने कौन है। क्योंकि कैदी आपस में बातचीत करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि वे ये कैसे करते हैं। वे लोग सेल्स के बीच चीज़ें भी इधर-उधर भेजते हैं और हम इसे फिशिंग लाइन कहते हैं। वे किसी चीज़ पर एक नोट लगा देते हैं और जब स्टाफ रेंज पर नहीं होता, तो वे उसे कमरे के पार, रेंज के पार सरका देते हैं। और फिर कैदी कई बार जब आप यूनिट में आते हैं, तो आपको लगता है कि ये आदमी किसी और को कुछ भेजने की कोशिश कर रहा है और आप उस लाइन को पकड़ लेते हैं या नोट पकड़ लेते हैं या जो भी चीज़ वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पकड़ लेते हैं। वो वेंट्स के ज़रिए भी बात करते हैं। तो मुझे पता है कि जितनी रिपोर्टिंग हुई है, उससे ये साफ़ है कि वो बहुत चुपचाप, आप जानते हैं, एक शांत व्यक्ति था, दूसरों से ज़्यादा जुड़ता नहीं था और वो तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो उन दूसरे कैदियों से बात करता है या कर रहा है, जो उसी रेंज में हैं और फिर जब-जब उसे ले जाया जाता है, अधिकतम सुरक्षा वाले कैदी को सिर्फ़ 2 लोगों की निगरानी में नहीं ले जाया जाता। आमतौर पर उसे किसी भी जगह ले जाने के लिए 3 लोग लगते हैं। अगर उसे नहाना है, अगर शावर उसकी सेल में नहीं है, उसे वहाँ ले जाना पड़ता है या उसे लॉ लाइब्रेरी ले जाना हो या जैसे आपने कहा उसे रिक्रिएशन एरिया में ले जाना हो जो शायद यूनिट से 10 या 15 गज से भी कम दूरी पर है। वो रिक्रिएशन के लिए बहुत दूर नहीं जाएगा और ज़्यादातर संभावना है कि वो एक बड़े पिंजरे जैसी जगह में होगा, जहाँ वो दौड़ सकता है और शायद थोड़ी बहुत कसरत कर सकता है। लेकिन वो पूरा रिक्रिएशन यार्ड नहीं होगा क्योंकि वहाँ और भी कई कैदी हैं, जिन्हें भी अपना रिक्रिएशन टाइम लेना होता है। ब्रायन कोबर्गर के समर्थक भी हैं, और मैं भी सोचती हूँ कि क्या कुछ लोग उसकी माँ को पैसे भेज रहे हैं और फिर वो ये पैसे उसे भेज रही हैं। जाहिर है ऐसा हुआ भी है। ब्रायन कोबर्गर को पैसे देने के लिए गोफंडमी पेज या ऑनलाइन आयोजित फंड बनाए गए थे। हाँ, ये मुमकिन है, इसमें हैरानी नहीं है। हो सकता है कि वे उसके लिए थर्ड पार्टी फंडिंग और क्राउड फंडिंग कर रहे हों। वो शायद ट्रायल की कोशिश कर रहा है और प्री एग्रीमेंट वापस लेना चाहता है, जिसमें उसे हत्याओं का दोष कबूलना पड़ा था। मुझे यकीन है कि उसे कानूनी फीस भी चुकानी पड़े और मुझे यकीन है कि वो पैसा शायद सीधे उसके इनमेट अकाउंट में नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि वो फंडिंग शायद उसके परिवार या उसके किसी करीबी या फिर जिस लॉ फर्म को वो चुनेगा, उसके ज़रिए जाएगी। उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जब वो ट्रायल हासिल करने और अपना प्री एग्रीमेंट वापस लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है। किसी तीसरे पक्ष के ज़रिए उसके माता-पिता के माध्यम से कुछ क्राउड फंडिंग चल रही है। क्योंकि अगर वो किसी संपन्न परिवार से नहीं आया होता, तो फिर ये फंडिंग कहाँ से आ रही है कि साल भर के लिए $10,000 भेजे जा रहे हैं? मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे माता-पिता में से कोई भी मुझे 31-32 साल की उम्र में $10,000 नहीं देते। बस यूँ ही, आप समझ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आप जानते हैं, कुछ स्रोत ऐसे हैं जिनके पास इस फंडिंग के कहाँ से आने से संबंधित कुछ जानकारी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मुझे पता है कि पहले ऑनलाइन प्रयास हुए थे और एक अकाउंट है। हाल ही में एक ऑनलाइन फंडरेजर देखा जिसमें कोई योगदान नहीं था। ये दिलचस्प है।
आप जानते हैं, लगता है वो खीफ कमिसरी से कई चीजें खरीद सकता है। आप जानती वहाँ सी फूड, मीट स्नैक्स, रेडी टू ईट मील्स, कुकीज, क्रैकर्स, रेमन सूप, कैंडी और चीज प्रोडक्ट्स हैं। मुझे हैरानी हुई, सी फूड लगता है वो जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन वो वीगन है। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे जा सकते हैं, किसी भी तरह की चीजें। तो क्या ये सामान जेल में काफी महंगा होता है, और क्या ये जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा हो जाता है? जेल में ये बहुत महँगा होता है और ये जल्दी-जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाता है और यही वजह है कि आप जानते हैं हम यहाँ रिकॉर्ड देख रहे हैं। मेरा मतलब है वो हर बार कमिश्री में $100 से ज़्यादा खर्च कर रहा है और आप जानते हैं फिर से वो मुझे यकीन है कि उनके पास है, हम इसे कॉमन फेयर कहते हैं। उन लोगों के लिए जो जेल की दीवारों के पीछे या जेल की सुविधाओं में मांस नहीं खाते। तो ज़्यादा संभावना है कि वो शायद कॉमन फेयर मील पे ही है, अगर उसने अपनी डाइट नहीं बदली है। लेकिन कमिसली से ऐसी चीजें खरीदना जो मांस रहित डाइट के अनुसार हो बहुत मुश्किल है, खासकर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जिनमें शुगर और सोडियम बहुत अधिक होता है। देखना दिलचस्प होगा कि कमिसली में उसके पैसे खाने पर खर्च हो रहे हैं या किसी और चीज पर, जैसे कि फिल्में देखना, म्यूजिक डाउनलोड करना या ऐसी दूसरी चीजें। या फिर वो पैसे यूनिट के दूसरे लोगों को देने में खर्च कर रहा है, ताकि जब वो वहाँ इडाहो की मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी में बंद है, तो उसकी सुरक्षा बनी रहे। डॉक्टर हेंड्रिक्स, कितना आम है कि कोई व्यक्ति जिस पर किसी भयानक अपराध का आरोप है और जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसके साथ ऐसा होता है? उसने कहा कि उसने ये किया है। अब वो कह रहा है कि उस पर दबाव डाला गया था, उससे झूठे वादे किए गए थे और उससे झूठ बोला गया था। कितना आम है कि फिर कोई कैदी अचानक सामने आकर कहे, मैं मैं अपनी दलील वापस लेना चाहता हूँ, मैं इसे वापस लेना चाहता हूँ और अब मैं ट्रायल चाहता हूँ। क्या आपके अनुभव में ये आम है? ये बहुत आम है। मुझे पता है कि उस केस ऑर्डर में नहीं रखा गया, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना बाकी है। तो मुझे लगभग पूरा यकीन है कि जब उसने ये दलील दी थी, तब भी उसके दिमाग के किसी कोने में ये बात थी कि वो किसी न किसी समय एक याचिका दायर करने की कोशिश करेगा। मैं आपको बता सकता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो 3 साल पहले संघीय सेवा से रिटायर हुआ है, मैं अब भी कैदियों की अलग-अलग हैबियस याचिकाओं और समस्याओं से निपट रहा हूँ। अलग-अलग तरह की समस्याओं से। चाहे वो उनकी सज़ा की अवधि से जुड़ी हो, चाहे वो उनकी तनख्वाह से जुड़ी हो, जब वे काम कर रहे थे, चाहे वो कोविड से जुड़ी समस्याएँ हों या आप जानते हैं उस समय हमने अपने संस्थानों को कैसे चलाया। तो ये बहुत आम है। मुझे यकीन है कि संस्थान के कानूनी कर्मचारी जानते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर जब वह कानूनी पुस्तकालय या कानूनी सामग्री तक पहुंच जाते हैं। उन्हें बस अपनी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना है, क्योंकि आखिरकार मेरे लिए यह सिर्फ उनके लिए नया ट्रायल पाने और अपनी दलील वापस लेने से कहीं ज्यादा है। मुझे ये भी लगता है कि वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहाँ के कर्मचारी कोई गलती कर सकते हैं, ताकि वो उनके खिलाफ हैबियस याचिकाएं दाखिल कर सकें और इस प्रक्रिया से संबंधित कर सकें, ताकि अंततः उन्हें उस उच्च सुरक्षा वाली जेल से हटाया जा सके या फिर उन्हें इडाहो राज्य के बाहर किसी जेल में रखा जा सके, ताकि वो पेंसिल्वेनिया राज्य में अपने परिवार और दोस्तों के करीब रह सकें। तो मुझे लगता है कि उनके इरादों के हिसाब से यहाँ उनकी कोई बड़ी योजना है। ये बहुत दिलचस्प है। आपने हेबियस याचिका की संभावना का जिक्र किया, क्योंकि मैं शुरू से ही यही कह रही थी। मुझे लगा था कि वो किसी समय हेबियस याचिका दायर करेंगे और कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जब उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया था, तब हमने उनके बारे में आखिरी बार नहीं सुना था। तो क्या ये सब संभवतः उस हेबियस याचिका की नींव रखने जैसा है? क्योंकि वो याचिका सिर्फ पोस्ट कन्विक्शन रिलीफ की याचिका से अलग तरह की होती है। हाँ, वो किसी तरह की कानूनी खामी ढूंढ रहे हैं ताकि उस सुविधा से बाहर निकल सकें। या तो वहाँ आइडाहो में ही किसी कम सुरक्षा वाली जगह पर या फिर संभवतः अपने परिवार के करीब किसी दूसरे राज्य की जेल में स्थानांतरित होने के लिए। और फिर से हम ऐसे लोगों को बीमारी का बहाना करने वाले कहते हैं। वो एक ऐसे कैदी की तरह लगते हैं जो बीमारी का बहाना करता है और लगातार शिकायतें करता है और ये सुनिश्चित करता है कि स्टाफ अपना काम सही से कर रहा है, क्योंकि आखिरकार अगर वो उनके काम में कोई भी कमी ढूंढ पाता है तो वो उस सुविधा से खुद को बाहर निकालने का कोई तरीका ज़रूर ढूँढेगा। और जैसा कि मैंने फिर से कहा, अपने परिवार के करीब जाने के लिए। और आखिरकार वो जो चाहता है
वो है आज़ादी। मुझे लगता है कि वो अभी बस यही कोशिश कर रहा है कि आइडाहो की अधिकतम सुरक्षा सुविधा के जे यूनिट से बाहर निकलने की बुनियाद तैयार कर सके। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है हम अभी पहले कदम पर हैं, पोस्ट कन्विक्शन रिलीफ के लिए इस याचिका के साथ। उसके लिए एक वकील नियुक्त किया गया है, या कम से कम जज ने आदेश दिया है कि उसके लिए एक वकील नियुक्त किया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद डॉक्टर हेंड्रिक्स। आभार, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो अब आइए डेविड सिंगलटन की ओर रुख करते हैं। वे एक वकील हैं जिन्होंने अतीत में बहुत सा पोस्ट कन्विक्शन रिलीफ का काम किया है, और वे यूनिवर्सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में लॉ के प्रोफेसर भी हैं। तो डेविड, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंटोनेट, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, काफी समय हो गया। हाँ, हुआ चलिए है। बात करें। ब्रायन कोबर्गर की दोष सिद्धि के बाद राहत की याचिका के बारे में थोड़ा सा। ये वही आदमी है जो कोर्ट में गया और कहा कि उसने स्वेच्छा से और समझदारी से अपने ट्रायल के अधिकार को छोड़ दिया। वो इसके लिए सहमत था, उसमें ये किया। अब जब उसने ये याचिका दायर की है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? अरे, उसके सामने बहुत कठिन चुनौती है। ये ऐसा होगा जैसे मैं पहली बार बिना रस्सी और ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करूं। ये उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल होने वाला है, और इसकी वजह यह है कि जजेस द्वारा उसकी प्ली स्वीकार करने से पहले जज ने वो प्रक्रिया अपनाई जिसे हम प्ली कोलॉक्वी कहते हैं। और इसमें जज बहुत सारे सवाल पूछते हैं ताकि ये पता चल सके कि प्ली स्वेच्छा से और पूरी समझ बूझ के साथ दी गई है या नहीं। और मूल रूप से ये जज के लिए एक तरीका है कि वो दलील को पूरी तरह सुरक्षित बना सके, ताकि बाद में इस पर यह तर्क ना दिया जा सके कि ये प्ली स्वेच्छा से नहीं दी गई थी। तो सिर्फ जज ने ही नहीं। पहले श्री कोबर्गर को इन सवालों के जवाब देने की शपथ दिलाई गई, लेकिन जज ने बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप अपने वकील और उनकी सलाह से संतुष्ट हैं? इन सवालों का जवाब हाँ था। क्या किसी ने आपको दोषी कबूल करने के लिए मजबूर किया है? इसका जवाब था नहीं। क्या किसी ने आपको कुछ वादा किया है? सरकार द्वारा दिए गए प्ली अग्रीमेंट के अलावा कुछ और? इसका जवाब था नहीं। तो जज ने बहुत सावधानी से जजेस ने वो रास्ते बंद कर दिए जिनसे श्री कोबर्गर प्ली एग्रीमेंट से निकलने की कोशिश कर सकते थे, जैसे ये कहना कि उनके वकील ने प्रभावी ढंग से काम नहीं किया, वो अपने वकील की सलाह से खुश नहीं थे, या फिर उनके वकील ने जो वादे किए थे अब वो कह रहे हैं कि वे पूरे नहीं हुए। तो इस तरह के सवाल श्री कोबर्गर के लिए अपना दोष स्वीकार वापस लेना वाकई बहुत मुश्किल बना देंगे। उन्होंने अपने वकील को शानदार बताया। ये मेरे शब्द हैं, मैं संक्षेप में कह रही हूँ। आप जानते हैं, कोलॉक्वी के दौरान उन्होंने मूल रूप से कहा कि वो अपने वकीलों की पैरवी से खुश थे। आपने जो भी अभी बताया सब कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मूल रूप से उसे मजबूर किया, कि उन्होंने उन्होंने कहा हम डेथ रो पर गए थे, ये भयानक है, फायरिंग स्क्वाड तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप जानती हैं ये कानूनी जीत होगी। क्या उसके पास वहां टिकने लायक कोई ठोस आधार है? वो कह रहा है कि उसे झूठ बोलने और झूठा कबूलनामा करने के लिए मजबूर किया गया था। वो बता रहा है कि उसके वकील बोले, तुम्हें फायरिंग स्क्वाड मिलेगा, ये सौदा स्वीकार करो। तो सबसे पहले मुझे नहीं पता कि वकील अपनी सलाह कैसे शब्दों में दी थी, लेकिन वकील एक सलाहकार की भूमिका भी निभाते हैं, और उस भूमिका का एक हिस्सा है कि वे अपने मुवक्किल को दोष स्वीकार के संभावित परिणामों के बारे में सलाह दें। और आप जानते हैं, निश्चित रूप से अगर श्री को बर्गर मुकदमे में जाते और दोषी साबित होते, तो बहुत संभावना थी कि उन्हें मौत की सजा मिलती। ये मृत्युदंड योग्य आरोप थे, और ऐसे हाई प्रोफाइल मामले में अगर उन्हें मुकदमे के बाद दोषी पाए जाने पर मौत की सजा नहीं मिलती तो मैं हैरान रह जाता, और इसलिए मुझे लगता है कि वकीलों के लिए ये उचित है। फिर से, मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या कहा या कैसे कहा, लेकिन उसे ये बताना कि अगर वह दोषी नहीं मानता तो उसे किस चीज का सामना करना पड़ेगा। अब इससे उसकी दोष स्वीकारोक्ति अनैच्छिक नहीं हो जाती। यह ये आप जानते हैं, किसी को डराने धमकाने से कम है।
आप ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचेंगे जहां अदालत यह कहे कि यह एक अनैच्छिक दोष स्वीकारोक्ति है, खासकर जब जज ने पूछा, क्या किसी ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? और जवाब था, नहीं। सही। मेरे लिए जो बात बहुत दिलचस्प है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी के लिए भी हैरानी की बात है जिसने इस केस को करीब से देखा है। मेरा मतलब है, मैं हैरान नहीं हूं कि उसने ऐसा किया। मुझे पहले से ही बहुत अच्छा अंदाजा था कि वो कुछ ऐसा ही करने वाला है। क्या इससे उसकी दोष स्वीकार समझौता खतरे में पड़ जाता है? क्योंकि उस दोष स्वीकार समझौते का हिस्सा होने के नाते उसने सभी अपील्स का अधिकार छोड़ दिया था। तो क्या राज्य वापस आकर कह सकता है, क्या तुम ट्रायल चाहते हो? चलो करते हैं, क्योंकि तुमने समझौते का उल्लंघन किया है। मुझे बहुत संदेह है कि राज्य ऐसा करेगा। अब फिर से, मैं इडाहो राज्य नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शुरू से ही प्ली डील का एक कारण यह था। और मुझे एहसास है कि पीड़ितों के परिवारों के भीतर इस बारे में कुछ असहमति थी, लेकिन ऐसा करने का एक कारण ये है कि इससे कम से कम कुछ परिवारों को इस त्रासदी को फिर से जीने की पीड़ा से गुजरने वाले मुकदमे से राहत मिलती है। मुझे लगता है हम जो देखने वाले हैं, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि राज्य कहेगा, नहीं नहीं श्री कोबर्गर, आप गलत हैं। ये दोष स्वीकारोक्ति अनैच्छिक नहीं थी और वे इसे वापस लेने की अर्जी का विरोध करेंगे। यही मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ भी संभव है। मैं आपके साथ इंतजार करूंगा और देखूंगा। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं। उनके लिए वकील नियुक्त किया गया है, या कम से कम जज हिपलर ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि पब्लिक डिफेंडर को उनके लिए वकील नियुक्त करना चाहिए। तो अगर ये मामला आपके पास आता है डेविड सिंगलटन, आपने पहले भी कई पोस्ट कन्विक्शन रिलीफ की कई याचिकाएं संभाली हैं। आप इसे कैसे संभालते हैं? खैर, मेरा मानना है कि आप इसे सबसे पहले अपने क्लाइंट से बात करके और श्री कोबर्गर से बात करके संभालते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो जो दावा कर रहे हैं, वो उन्होंने जो लिखा है, उससे कहीं ज़्यादा स्पष्टता से कहा गया था। फिर आप वकीलों से बात करते हैं, जांच करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप श्री कोबर्गर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हैं, आपको अपनी पूरी कोशिश करनी होगी कि आप उनके लक्ष्यों को पूरा कर सकें। आप जानते हैं, ये कहने के बाद भी मुझे लगता है कि यह उनके लिए एक कठिन रास्ता होने वाला है। लेकिन जिसे भी नियुक्त किया जाएगा, उसे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी कि वह उनकी शिकायतों की जांच करे और फिर अगर कोई आधार है तो उनकी मदद करने की कोशिश करे। मैंने ऐसे मामले कवर किए हैं जहां आपने उन लोगों को जेल से बाहर निकालने के लिए काम किया जिन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और वे निर्दोष थे। क्या आपके पास कभी ऐसा मामला आया है जहां किसी आरोपी ने प्ली डील की हो क्योंकि वे डरे हुए थे कि उन्हें मौत की सजा मिल सकती है? क्योंकि उस मामले के चारों ओर माहौल बहुत तनावपूर्ण था, भावनाएं उफान पर थीं और डर था कि कभी भी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। क्या आपके पास कभी ऐसा मामला आया है जहां किसी आरोपी ने इससे बचने के लिए दोष स्वीकार कर लिया हो और फिर बाद में पोस्ट कन्विक्शन रिलीफ मोशन जीत लिया हो? हाँ, दरअसल मेरे पास एक मामला था हमारे पुराने इलाके बटलर काउंटी ओहायो में। और ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर हाई प्रोफाइल नहीं था, लेकिन बटलर काउंटी के अंदर ये हाई प्रोफाइल था। और हमारी क्लाइंट को ये विश्वास दिलाया गया था कि उसे मौत की सजा मिलेगी। वकील ने उसे सलाह देने का काम बेहद खराब तरीके से किया था। कई साल बाद ट्रायल के बाद दोषी स्वीकारोक्ति वापस लेने के लिए याचिका दायर की, जो और भी मुश्किल था। ये सजा से पहले स्वीकारोक्ति वापस लेने की मांग करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। हमने वही किया था। माफ कीजिए, मैंने ट्रायल के बाद कहा था। सजा सुनाए जाने के बाद हमने उसे मौत की सजा के बारे में गुमराह किए जाने और वकील से प्रभावी कानूनी सहायता ना मिलने के आधार पर उसकी दोषी स्वीकारोक्ति वापस लेने की याचिका दायर की। मांगा जा सकता था, पर नहीं मांगा, और उस वकील से प्रभावी कानूनी सहायता न मिलने के कारण कुछ राहत मिल पाई। तो ऐसा नहीं है कि यह असंभव है, बस ये मुश्किल है, और उस मामले में ये एक कठिन लड़ाई थी। और हम उतने बड़े आरोपों से नहीं निपट रहे थे जितने श्री कोबर्गर को झेलने पड़े। देखना दिलचस्प होगा कि ये कैसे आगे बढ़ता है। उम्मीद है आप फिर से इस पर बात करेंगे। डेविड सिंगलटन, धन्यवाद। जब भी चाहें, एनेक्ट।
जज हिपलर ने पब्लिक डिफेंडर के दफ्तर को ब्रायन कोबर्गर की दोष सिद्धि के बाद की कानूनी कोशिशों के लिए वकील नियुक्त करने का आदेश दिया। याद है? आप हमारे नए ऐप लॉ एंड क्राइम प्लस पर ब्रायन कोबर्गर की पूरी केस फाइल और उसकी सजा के बाद की याचिका पढ़ सकते हैं। इसे एक बार जरूर देखें। और इसी के साथ क्राइम फिक्स के इस एपिसोड का अंत होता है। मैं अंजुनेत लेवी हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर यही मिलेंगे।